साथियों, सेवा जोहार। मैं बस्तरिया वट्टी दादी। इसके अतिरिक्त मेरे पिताजी के पिताजी मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के पुरखा प्रेरणों को सेवा एवं सादर सेवा जोहार करता हूं। आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत लंबा होने के कारण कोंडेल पेन, लग्गा पेन या लगार पेन या कोंडी बुच्ची पेन, या इसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं मातृत्व वंशागति या मां का वंशानुगत या गागरा शक्ति, एवं पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन, या इसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं पितृत्व वंशागति या पिता का वंशानुगत या सल्ला शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाया था। इसीलिए आज के वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में प्रमाणित कर अच्छे से व्याख्या किया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसे अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। साथियों, मेरी चैनल के आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन या घंटी बटन को प्रेस कर दें। इससे गोंडी भाषा सीखने के अतिरिक्त रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। साथियों, किसी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक नॉलेज यानी मूल आधार को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन महिलाओं को जो अपनी अपनी कोंडेल पेन, कोंडेल को छत्तीसगढ़ी में कोंडी बोलते हैं, या लग्गा पेन या लगार पेन या कोंडी बुच्ची पेन को हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रही है। आखिर इसका क्या कारण है? इस कोंडेल पेन को प्रूव करने से पहले वैज्ञानिक पहलुओं पर चलते हैं और विज्ञान क्या कहता है। यहां पर विज्ञान के अनुसार फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के आधार के अध्याय कोशिका द्रवी वंशागति यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मादा जनक के ही लक्षण संततियों में संप्रेषित होते हैं, लेकिन नर जनक के लक्षण संप्रेषित नहीं होते। अर्थात मां के ही लक्षण बच्चों यानी लड़का लड़की में हस्तांतरित होते हैं, लेकिन पिता के लक्षण हस्तांतरित नहीं होते। आखिर ऐसा कैसे होता होगा, इसे जानना जरूरी है। इसको समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए यानी सूत्र कणिका डीएनए को समझना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पेड़ पौधे यानी पादप एवं चलने फिरने वाले यानी जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं। यह कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे, अंडाकार दिखते हैं। इस परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल एक कोशिकीय जीव है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे ईंट से दीवार बना, फिर कई दीवार मिलकर एक कमरा बना।
और कई कमरा मिलकर एक सुंदर घर बना। ठीक ऐसा ही कोशिका को जोड़ेंगे तो उत्तक बनेगा। फिर कई उत्तक को जोड़ेंगे तो एक अंग बनेगा, जैसे कि हाथ, पैर, आंख, नाक, सिर इत्यादि। फिर इन अंगों को जोड़ेंगे तो एक शरीर बनेगा। अब यहां कोशिका यानी सेल को समझते हैं। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग बिखरा रहता है। इसे दोहरी झिल्ली को समझने के लिए इसे समझो। कोशिका भित्ति प्रोटीन का बना होता है। ये एक प्रकार का झिल्ली है, इसमें कोई भी चीज रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं। दुकानदार बाजार में आलू, प्याज, मिर्च, धनिया पाउडर को एक झिल्ली यानी पॉलीथीन में दे देता है। ठीक इसी प्रकार कोशिका एक झिल्ली है। अगर उसी दुकान में कुछ ज्यादा वस्तु यानी सामान ले लिए तो दुकानदार डबल झिल्ली लगा देगा। ठीक इसी प्रकार जो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है उसमें डबल झिल्ली होता है। डबल झिल्ली या दोहरी झिल्ली भारी सामान में लगाई जाती है और एक झिल्ली हल्के सामान में लगाई जाती है। ठीक इसी तरह दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग बिखरा रहता है। इसी कोशिका के अंदर स्थित कई संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है। कोशिका के न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, डीएनए और जीन पाया जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान दीजिए। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। यह माता पिता के लक्षणों को इकट्ठा करने का काम करता है और जीन का समूह डीएनए बन जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का समूह गुणसूत्र बन जाएगा। अर्थात डीएनए से गुणसूत्र बना है। कोशिका के न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़े में 23 होती है, जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे पुरुष में गुणसूत्र YX और महिला में गुणसूत्र XX होती है। अर्थात माता पिता के जीन या डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम गुणसूत्र का है। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है। जो चीज डीएनए में रहता है वो अगली पीढ़ी में कन्फर्म जाएगा। मतलब मानव जाति या उस खानदान का आनुवंशिक गुण डीएनए लेकर आता है। यहाँ पर जो डीएनए है, इसी डीएनए में उपस्थित जो माइटोकाइंड्रिया डीएनए है, यानी कोशिका के अंदर माइटोकाइंड्रिया डीएनए होता है और माइटोकाइंड्रिया डीएनए की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। इसका कार्य क्या है? माइटोकाइंड्रिया यानी सूत्रकणिका में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी उसमें रासायनिक क्रिया होती है और मुक्त ऊर्जा यानी स्वतंत्र ऊर्जा को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित या इकट्ठा किया जाता है। इसी एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाले जैविक कार्यों के लिए किया जाता है। इसी कारण सूत्रकणिका या माइटोकाइंड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार हम पढ़ते हैं कि मादा जनक के लक्षण
संततियों में संप्रेषित होते हैं, लेकिन नरजनक के लक्षण संप्रेषित नहीं होते। अर्थात माता के लक्षण बच्चों यानी लड़का या लड़की में हस्तांतरित होते हैं, लेकिन पिता के लक्षण हस्तांतरित नहीं होते। ऐसा फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में दिया हुआ है। केवल इसी बिंदु को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके अनुसार माता के ही लक्षण बच्चों में कैसे कैसे हस्तांतरण होते गया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, सूत्रकणी का डीएनए ही अपनी मां से बच्चों यानी लड़का लड़की में आता है। हम अपने शरीर में जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, या चाहे वसा इत्यादि, उसको ब्रेक कर कर यानी तोड़ कर करके, ऑक्सीडाइज कर करके, रासायनिक क्रिया से उससे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका करता है। एक ऐसी चीज जो अपनी मां से मिली है, लेकिन पिताजी से नहीं। मां से जो मिला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमें हर चीज करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी शरीर के अंदर जो भी होता है उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, और वह ऊर्जा शरीर में एटीपी के फॉर्म में मौजूद होती है। इस एटीपी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। ये क्या करता है इसे समझ लीजिए। यह एक ग्लूकोज C2H12O6 है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। इस ग्लूकोज को पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा या रासायनिक क्रिया होगा तो यह टूटकर तीन नए चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा यानी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगा। यह ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बंध के रूप में जमा रहेगा। इस ATP के जो टर्मिनल फॉस्फेट हैं, इन्हें जब मन आए तोड़ सकते हैं और उस बंध से निकली हुई ऊर्जा को अपने शरीर में उपयोग कर सकते हैं। ATP हमारे शरीर में ऊर्जा गृह का काम करती है, मतलब ऐसी चीज जो हम कहीं पर भी शरीर में उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उस बारे में बताया जो विज्ञान के अनुसार हम पढ़े हैं और जानते हैं। तो हम अब आज का जो मेन चैप्टर है उस पर चलते हैं। कोंडेल पेन या लग्गा पेन या लगार पेन या कोंडी बुच्ची पेन, या इसे समझने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं मातृत्व वंशागति या मां का वंशानुगत मैटरनल इनहेरिटेंस। नाम से स्पष्ट है यह महिलाओं से संबंधित है। महिला में कैपिटल X गुणसूत्र होता है, जहां पर एक कैपिटल X माता का होता है और एक कैपिटल X पिता का होता है। दोनों का गुणसूत्र कैपिटल X जो एक समान दिखता है, एक जैसा देखकर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। इसीलिए कुछ लोग इसे केवल समझाने के लिए मां का कैपिटल X को स्मॉल x लिखते हैं और पिता का कैपिटल X वैसा ही रहता है, अर्थात स्मॉल x कैपिटल X लिख सकते हैं। इससे समझने में आसानी होती है। कुछ ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ केवल मां ही दे सकती है, जो न्यूक्लियर DNA है, यानी गुणसूत्रों के
23 जोड़े अर्थात गुणसूत्र संख्या 46 को न्यूक्लियर डीएनए के रूप में जाना जाता है, जिसमें 23 गुणसूत्र मां का एवं 23 गुणसूत्र पिता का होता है। वो सारे के सारे अपने पूर्वजों से आता है। हमें पता है कि अगर हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है तो उनमें से 23 गुणसूत्र मां के अंडाणु से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से आते हैं। जब दोनों आपस में फ्यूजन यानी मेल या संलग्न होंगे तब हमारे शरीर में कुल 46 गुणसूत्र आ जाएंगे, जिसमें से 23 गुणसूत्र मां के यानी मेटरनल है और 23 गुणसूत्र पिता के यानी पैटर्नल है। यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियर जीनोम जब कंबाइन हुआ या जुड़ा तब दोनों का गुणसूत्र से ही बेबी यानी बच्चा का निर्माण होता है। यहाँ पर मां और पिता का योगदान रहता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए यानी सूत्रकणिका डीएनए केवल सिंगल लीनिएज मतलब एक ही तरफ या एक ही वंशावली से आता है, अर्थात केवल मां से ही बच्चों यानी लड़का लड़की में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आता है, लेकिन पिताजी से नहीं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल मां से ही बच्चों यानी लड़का लड़की में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आता है, लेकिन पिता से बच्चों यानी लड़का लड़की में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए नहीं आता है। यानी मां से बच्चों लड़का लड़की में, फिर बच्ची से उनके बच्चों यानी लड़का लड़की में, फिर उनकी बच्ची से उनके बच्चों यानी लड़का लड़की में क्रमशः माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए यानी सूत्रकणिका डीएनए आते जाता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु को सभी नोट कर लीजिए। जब उनके बच्चियों यानी लड़कियों को जब लड़का या बेटा पैदा होते जाएगा तब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बेटा में ही रुकते जाएगा, क्योंकि बेटा पैदा होने पर पुरुष की ओर से माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आगे की पीढ़ी में हस्तांतरण कभी भी नहीं होता है। जबकि बेटी या लड़की पैदा होने पर बेटी के बेटियों में पीढ़ी दर पीढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए ट्रांसफर या हस्तांतरण होते जाता है और केवल बेटी में हमेशा होते रहेगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए लड़की के लिंग को कभी भी नहीं छोड़ता है। इसे हम मातृत्व वंशागति मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सबको याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल मां का रोल रहता है। ये तो मातृत्व वंशागति की बात हो गई, लेकिन इसका प्रूफ या प्रमाण क्या है? सीधी सी बात है, हम उसके वंशावली यानी लीनियज को ट्रैक कर सकते हैं, यानी जीवन पथ को लाइन अप कर सकते हैं। यानी जहां जहां से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आया है उस आनुवंशिक क्रम को हम संग्रह करते हैं यानी कोड करते हैं। अगर हम समझ लें कि हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है यह एक अंदर का डीएनए है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स अर्थात अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग है। इसके पास खुद का डीएनए है। इसके पूरे डीएनए को क्रमबद्ध कर लें या संग्रह कर लें और अपनी मां से तुलना करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरी मां से मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आया है तो बिल्कुल रिलेटेड होगा। फिर अपनी नानी को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मां में माइटोकॉन्ड्रिया मेरी नानी से आया है
फिर अपनी नानी को पर नानी से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नानी में माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका मेरी परनानी से आया है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को अनुक्रम एवं तुलना करके उसी प्रकार से ऊपर जाते जाए, यानी हम पिछले जनरेशन या पीढ़ी में जाते जाए तो दुनिया में जब गोत्र या गोता व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था बना, उस समय की पहली नानी तक पहुंच सकते हैं, मतलब उनके माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए तक पहुंच सकते हैं। अर्थात हम अपनी नानी के नानी के नानी के नानी के नानी तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अपनी माँ के माँ यानी नानी के नानी के नानी के नानी के नानी के नानी की नानियों का कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडीबुच्ची पेन का सेवा और इनकी सेवा अर्जित करती हैं, यानी मातृत्व शक्ति अर्थात गागरा शक्ति का सेवा अर्जित करती है। इसीलिए मातृत्व वंशागति यानी मैटरनल इनहेरिटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण या प्रूफ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे यानी पूरा समझे, चित्र को भी ध्यान से देखें। अंडाणु कोशिका एक पूर्ण कोशिका है। इसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए भी है, यानी 46 गुणसूत्र को न्यूक्लियर डीएनए के रूप में जाना जाता है, जिसमें से 23 गुणसूत्र मां का होता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी है। पुरुष का शुक्राणु है जो उसके साथ मेल या संलग्न करता है, या शुक्राणु संलग्न करता है तो पुरुष का शिश्न या लिंग या पेनिस का सिर वाला भाग यानी ऊपरी भाग होता है, और शिश्न या पेनिस का मध्य भाग यानी मिडिल पीस होता है, तथा पुरुष का शिश्न या पेनिस जो पूंछ या टेल विस्तारित रहता है, यानी आगे अंदर में बढ़ा हुआ रहता है। पुरुष के शिश्न का सिर वाला भाग या शीर्ष भाग या ऊपरी भाग जिसमें एक्रोसोमल पदार्थ रहता है, वो ही अंडाणु को संलग्न या मेल करता है। लेकिन जो पुरुष के शिश्न का मध्य भाग में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये तो अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, और जो जायगोट बनेगा यानी दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं, वही जायगोट या युग्मनज या युग्मज है। उसमें तो पुरुष की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आया हुआ नहीं दिखेगा, अर्थात बच्चों में नहीं आता है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पुरुष का माइटोकॉन्ड्रिया पुरुष के शिश्न यानी पेनिस का मध्य भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पर रुक जाता है, इसीलिए पुरुष के शिश्न यानी पेनिस का मध्य भाग अंडाणु में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। सिर्फ इनका न्यूक्लियर डीएनए ही अंडाणु में प्रवेश कर रहा है। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, एक जो बेबी बनेगा उसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट महिला का भी होगा और पुरुष का भी है, लेकिन उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या सूत्रकणिका डीएनए सिर्फ और सिर्फ केवल मां का ही होगा, पिता का नहीं होगा, क्योंकि पुरुष के शिश्न का मध्य भाग मेल या संलग्न के समय अंडाणु में जा ही नहीं रहा है। उपरोक्त कथन जो मादा जनक के ही लक्षण संततियों में संप्रेषित होते हैं, लेकिन
नर जनक के लक्षण संप्रेषित नहीं होते, यह वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो गया। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसी जानकारी नहीं के बराबर सुनने को मिलता है। देसी अंदाज में एक उदाहरण के माध्यम से हमारी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अंतर्गत प्रचलित जीवन दर्शन से समझते हैं। जैसे वट्टी परिवार की एक मां की 3 बेटियां हैं। इन तीनों बेटियों का शादी या मर्मिंग अलग अलग गोत्रों या कुल में हुआ। इनमें से बड़ी वाली बेटी मरई गोत्र में शादी हुई, उनके भी बेटी बेटा हुए, और मंजरी वाली बेटी कौडो गोत्र में शादी हुई, उनकी भी बेटी बेटा हुए। एवं उसके बाद सबसे छोटी वाली बेटी नैताम गोत्र में शादी हुई, उनके भी बेटी बेटा हुए। इन तीनों बहनों के सभी बच्चों यानी लड़का लड़कियों में मां लोगों की तरफ से माइटोकाइंड्रिया डीएनए यानी सूत्रकणी का डीएनए आया है, लेकिन पिताजी लोगों की तरफ से बच्चों यानी लड़का लड़कियों में नहीं आया। जो बच्चों की माताओं में माइटोकाइंड्रिया उनकी नानी से आया है, फिर उनकी नानी को माइटोकाइंड्रिया उनकी परनानी से आया है। इस जगह पुनः उस महत्वपूर्ण बिंदु को स्मरण कराना चाहूंगा। जब उनके बेटियों या लड़कियों के लड़कियों के लड़कियों के लड़कियों को जब जब बेटा या लड़का पैदा होते जाएगा, तब तब माइटोकाइंड्रिया डीएनए वहीं पर यानी बेटा में ही रुकते जाएगा, क्योंकि बेटा या लड़का पैदा होने पर पुरुष की ओर से माइटोकाइंड्रिया डीएनए आगे की पीढ़ी यानी आगे की जनरेशन में हस्तांतरण कभी भी नहीं होता, जबकि बेटी पैदा होने पर बेटी के बेटी के बेटी के बेटियों में मां की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी माइटोकाइंड्रिया डीएनए ट्रांसफर यानी हस्तांतरण होते जाता है। यानी माइटोकाइंड्रिया डीएनए लड़की के लड़की के लड़की के लड़की के लड़कियों को लड़की के लिंग को कभी भी नहीं छोड़ता है। इस तरह ऊपर जाते जाए यानी हम पिछले पीढ़ी या जनरेशन में जाते जाए तो दुनिया में जब गोत्र या गोता व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था, गोंदोला व्यवस्था बना, उस समय की पहली नानी तक पहुंच सकते हैं, अर्थात उनके माइटोकाइंड्रिया डीएनए तक पहुंच सकते हैं। अर्थात महिलाएं अपनी माँ के यानी महिलाएं अपनी माँ के माँ यानी नानी के नानी का कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडी बिच्छी पेन की सेवा और इनकी सेवा अर्जित करती हैं। अर्थात महिलाएं मातृत्व शक्ति या गागरा शक्ति की सेवा अर्जित करती है। इसीलिए मातृत्व वंशागति यानी मैटरनल इनहेरिटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस तरह महिलाएं कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडी बिच्छी पेन को हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा अर्जित करती आ रही हैं, मानती आ रही हैं, जो विज्ञान से प्रमाणित है। और यह व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है। आज भी कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडी बिच्छी पेन की व्यवस्था वर्तमान में भारत के कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग एवं उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर जिले के कुछ सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। संभवतः कुछ वर्षों के बाद हमारे पास प्रामाणिकता के तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अभी गांव में जो महिलाएं इसको अच्छे से बचाकर रखी हैं,
लगभग सभी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे कुछ लोग उन महिलाओं को अनपढ़, गंवार, बुजदिल और ना जाने क्या क्या शब्दों से उन्हें जलील किए होंगे या अभी भी कर रहे हैं, जबकि वे ही महिलाएं हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा कस्टम के माध्यम से कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडबिची पेन अर्थात मातृत्व शक्ति या गागरा शक्ति को बचा के रखी है। इसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एवं अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी में कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडबिची पेन की शुद्धता, कोंडबिची पेन की शुद्धता के लिए अपनी अपनी समाज की महिलाएं मानती आ रही हैं, जो विज्ञान से भी प्रमाणित हो रहा है। मैं उन सभी मूलवासी वर्ग की महिलाओं को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं और एक निवेदन या गुहार भी करता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर दुनिया की श्रेष्ठतम महिला बन भी जाओगी तो इस कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडबिची पेन को मत भूलिए, क्योंकि इसमें अपनी अपनी समाज की जीवन दर्शन छुपा है या गागरा शक्ति निहित है, जिन्हें हमारे पुरखों ने सहेज कर रखा है। अब इसे संभालने की जवाबदारी हम सबकी है, लेकिन जहां जहां पर यह व्यवस्था नहीं है या क्षेत्रीयता के अनुसार किसी दूसरे नामों से जानते होंगे तो कृपया हम सभी को इसे जानने एवं समझने की आवश्यकता है। मैं बताया कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कोंडबिची पेन, यानी उसको हम समझने के बोल सकते हैं मातृत्व वंशानुगत यानी गागरा शक्ति के बारे में मैं भी बताया। अब हम चलते हैं बुढ़ाल पेन यानी पुरखा पेन, या इसे समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं पितृत्व वंशागति, पिता का वंशानुगत, पैटर्नल इनहेरिटेंस। यह भी नाम से स्पष्ट है कि यह पुरुष वर्ग से संबंधित है। पुरुष में कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स गुणसूत्र होता है, जहां पर कैपिटल वाई पिता का होता है और कैपिटल एक्स माता का होता है। कुछ लोग इसे भी केवल समझाने के लिए पिता का कैपिटल वाई को स्मॉल वाई लिखते हैं और माता का कैपिटल एक्स वैसा ही रहता है, अर्थात पुरुष और गुणसूत्र को हम स्मॉल वाई कैपिटल एक्स लिख सकते हैं ताकि मैटरनल एवं पैटर्नल इनहेरिटेंस को समझने में आसानी हो। ठीक महिला वर्ग की तरह पुरुष वर्ग भी अपनी अपनी बुढ़ाल पेन, पुरखा पेन को हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण या प्रूफ क्या है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे यानी पूरा समझे। यहां पर विज्ञान के अनुसार फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के आधार के अध्याय लिंग संलग्नता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य के वाई क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में स्थित HY जीन नरजनक यानी पिता से केवल नर संततियों यानी बेटों में ही जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है। वे मादा संततियों यानी बेटियों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि साधारणतया मादाओं में वाई क्रोमोसोम यानी वाई गुणसूत्र नहीं होता। मनुष्य के वाई क्रोमोसोम में उपस्थित HY जीन जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी से संबंधित है
जो केवल पुरुष में ही सीमित होते हैं, अर्थात पुरुष में उपस्थित XY जीन पिता से केवल बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बेटों में हस्तांतरित होते जाता है। यानी यह XY जीन पिता से बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा के लिंक को कभी भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार महिलाओं में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए या सूत्रकणिका डीएनए अपनी बेटी के बेटी के बेटी के बेटी के बेटियों को कभी भी नहीं छोड़ती, इस तरह पुरुष के लिए आगे जाते जाए यानी हम पिछले पीढ़ी या जनरेशन में जाते जाए तो दुनिया में जब गोत्र या गोता व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था, वृद्ध व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था या गोंधला व्यवस्था बना, मतलब जीवा परो जीवांग पिसिंता, अर्थात एक जीव दूसरे जीवों पर आश्रित हैं और यह प्रकृति के खाद्य श्रृंखला यानी जैव विविधता पर आधारित है। यही गोत्र या गोता व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था, वृद्ध व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था या गोंधला व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्राकृतिक विज्ञान के जनक पाहंदी गोपाल लिंगो की बनाई हुई उत्कृष्ट व्यवस्था है। इस व्यवस्था में महिला वर्ग को कुल चिन्ह, वृद्ध या टोटेम आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि महिला किसी गोत्र या कुल में पैदा होती है और उसी महिला का किसी अन्य गोत्र या कुल वाले से शादी या मर्मिंग होता है तो महिला या लड़की उस गोत्र या कुल में जाकर उस गोत्र या कुल की वधू बनती है। इसीलिए हमारे समाज में कुल वधू की प्रथा प्रचलित है। पुरुष के Y क्रोमोसोम में उपस्थित XY जीन से स्पष्ट होता है कि मेरे पिताजी के पिताजी यानी दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के उस समय के दादा यानी प्रथम पुरखा तक, जब दुनिया में गोत्र या गोता व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था, वृद्ध व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था, गोंधला व्यवस्था शुरू हुई, वहां तक पहुंच सकते हैं, जो आज भी हमारे समाज में हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं। सेवा अर्जी करते हैं, अर्थात पितृत्व शक्ति या सल्ला शक्ति को याद करते हैं, सेवा करते हैं। इसीलिए पितृत्व वंशागति यानी पैटर्नल इनहेरिटेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उपरोक्त कथन जो XY जीन नर जनक से केवल नर संततियों में ही जाता है, यह वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो गया। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया हूं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ऐसी जानकारी नहीं के बराबर सुनने को मिलता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपने अपने गोत्र या गोता एवं उस गोत्र के डोकरा या मुदिया पेन को जानना होगा। इसके बाद उस गोत्र के पुरखा पेन, बुढ़ाल पेन का स्थल या पेन कड़ा या पेन कोठार को जानना होगा, मतलब आगे का पुरखा पेन को पकड़ते हुए जाना है। इसे प्राय सभी गोत्र वाले जानते ही होंगे। मेरे अनुसार यहां तक पहुंचने में किसी भी गोत्र वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम बढ़ते हुए अपने अपने गोत्र का जागा यानी स्थान तक जाना होगा। उसके बाद अपने अपने मंडा तक पहुंचना है। मंडा में उस कुल के कई गोत्र वाले शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके समदान यानी पावे लोग रहते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि मंडा तक पहुंचने के लिए प्रमुख आधार उस गोत्र या कुल का पुरखा पेन एवं प्रमुख टोटम या कुल चिन्ह को पकड़ना होगा। ऐसा करते जाएंगे तो निश्चित ही वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी गोत्र के द्वारा
किसी अन्य मंडा में कहीं गलती से शामिल हो भी गए तो मंडा का पुरखा पेन उसे छांट देगा या अलग कर देगा और बता देगा कि दूसरा गोत्र या कुल वाले यहां पर शामिल हो गए हैं। मतलब पुरखा पेन अपने डीएनए को पकड़ लेगा, यह आज भी विद्यमान है। इस तरह मंडा एक बहुत बड़ा मंच है और जो गोत्र या कुल वाले एक मंडा में बैठते हैं उनके लिए मंडा आसान है, लेकिन जो गोत्र या कुल वाले किसी भी कारण से अपनी मंडा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मंडा तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी अपनी डोपरा पेन, पुरखा पेन से लेकर बुढ़ाल पेन, पेन कड़ा, पेन कोठार से लेकर जागा यानी स्थान से लेकर मंडा से लेकर गढ़ तक पहुंचने का प्रमुख आधार अपना अपना पुरखा पेन ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपना प्रमुख कुल चिन्ह को भी मिलाते जाना है। अधिकतर यह भी देखने को मिलता है कि बहुत से गोत्र वालों को अपना मंडा नहीं पता होता है लेकिन अपना गढ़ पता होता है। खैर, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु सबको समझने का प्रयास करना है। एक ही गण में कई गोत्र वाले निवास किए, परंतु किसी एक गोत्र या कुल वालों ने वहां की गढ़ व्यवस्था को संचालित किए तो कुछ गोत्र या कुल वाले ने उस गढ़ के पावे यानी समधान भी रहे। जिस तरह आज भी गांव में कई गोत्र वाले रहते हैं, इसीलिए कुछ गोत्र या कुल वालों को मंडा या गढ़ में उलझना नहीं है और ना ही उलझाना है, बल्कि उसे सभी लोगों को समझाने का प्रयास करना है। मैं समाज के उन सभी गोत्र या कुल वालों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं और एक निवेदन या गुहार भी करता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर दुनिया की श्रेष्ठतम पुरुष या आदमी बन भी जाओगे तो इस पुरखा व्यवस्था को मत भूलिए, क्योंकि इसमें अपनी समाज की जीवन दर्शन छुपा है, अर्थात सल्ला शक्ति निहित है जिन्हें हमारे पुरखों ने सहेज कर रखा है। अब इसे संभालने की जवाबदारी हम सबकी है। लेकिन जहां जहां इस पुरखा व्यवस्था के बारे में नहीं जानते होंगे या क्षेत्रीयता अनुसार कुछ भिन्न भी हो सकता है, तो कृपया इन सब के बारे में हम लोगों को जानना एवं समझना है, क्योंकि हमारी परंपरागत रूढ़ि व प्रथा कस्टम में आज भी वैज्ञानिक प्रमाणिकता दिखता है। इसीलिए इस पर गहन चिंतन, रिसर्च एवं अध्ययन करने की आवश्यकता है और पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति के बारे में बताना है। साथियों, रूढ़ि व प्रथा में विज्ञान, या इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं साइंस इन कस्टम, मेरी इसी शोध का डॉक्टर नारवेन कासाव टेकाम, संस्थापक पुणे शोध संगत के द्वारा दिनांक 20/10/2019 को नार सुरगढ़ उदयपुर सरगुजा संभाग में हजारों पोइतरों की उपस्थिति में विमोचन हुआ था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख सकते हैं। इस शोध चार्ट को भी समझने का प्रयास करिए। देसी अंदाज में अपने अपने पुरखा पेन, बुढ़ाल पेन या पितृत्व पक्ष को और अच्छे से समझना है तो मेरी पिछला वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। आप लोगों के द्वारा पिछला वीडियो में मुझे बहुत स्नेह आशीर्वाद दिए, साथ ही बहुत प्रोत्साहित किए हैं। मैं देखकर बहुत खुश हुआ। इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेवामान। हाँ साथियों,
मेरी इस वीडियो में बताने के दौरान कुछ कमियां या त्रुटियां हुई भी होगी, तो कृपया उन कमियों एवं त्रुटियों पर आप लोगों का उचित सुझाव या मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है। लंबा वीडियो होने के बावजूद पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवामान। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को पास खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और लाइक एवं कमेंट्स करने में कमी मत करिए। साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इससे गोंडी भाषा सीखने के अतिरिक्त रूढ़ी व प्रथा या कस्टम से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आज की वीडियो में बस्तरिया वट्टी दादी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत वल्लेंड जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा, सेवा मान, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, कोंडेल पेंता सेवा सेवा, सल्ला गागराना सेवा सेवा।